ये आईपैड 2021 में लॉन्च हुआ था और इसके बाद एप्पल ने 3 साल तक इसका सक्सेसर लॉन्च ही नहीं किया। आज भी लोग इसे सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड मार्केट से 20 से 25 हजार में खरीद रहे हैं। लेकिन क्या 64 GB और वाईफाई ओनली वर्जन 2026 में खरीदना वर्थ इट रहेगा? इस रिव्यू के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे। जब बात आती है स्मॉलर फॉर्म फैक्टर्स वाले टैबलेट्स के बारे में तो 2026 में आपके पास और बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ जो बिल्ट है आईपैड मिनी 6 की, ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है आईपैड मिनी 7 के ही तरह। आपको यहाँ पर पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ लेफ्ट और राइट साइड पूरे के पूरे प्लेन दिए गए। बस यहाँ पर ये स्टाइलस या फिर एप्पल पेंसिल अटैच करने के लिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक अटैचमेंट देखने को मिल जाता है। ये एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन तक को सपोर्ट करता है। लैंडस्केप मोड में यहाँ पर आपको राइट और लेफ्ट चैनल्स अलग अलग मिलते हैं, इसलिए मल्टीमीडिया और गेमिंग का एक्सपीरियंस और इमर्सिव हो जाता है। अब इसका स्टीरियो सेपरेशन अच्छा है, वोकल एकदम क्लियर रहते हैं, लाउडनेस भी काफी अच्छी रहती है। स्टिल यहाँ जो बेस है वो साइज के हिसाब से डिसेंट है, लेकिन आईपैड एयर या फिर प्रो जितना डीप नहीं। बात करो बिल्ड की तो यहाँ इस डिवाइस को हाथ में लेते ही प्रीमियम फील आती है। इसका पूरा बैक पैनल और साइड फ्रेम्स एल्यूमिनियम से बना हुआ है। यहाँ कहीं भी चीप प्लास्टिक वाली फील नहीं आती। वेट सिर्फ 290 ग्राम्स है, यानी कि 300 ग्राम से भी हल्का। इसी वजह से हाथ में पकड़कर काफी देर तक यूज करना कंफर्टेबल लगता है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो या ट्रेवल के दौरान कंटेंट कंज्यूम करते हो तो इसका कॉम्पैक्ट साइज और हल्का वेट बहुत प्रैक्टिकल फील होता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी रिजिड है। यहाँ बॉक्स कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एप्पल का अपना 20 वॉट वाला एक चार्जिंग अडेप्टर और टाइप C to C डेटा केबल भी आपको यही बॉक्स में देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि लगभग सारे ब्रांड्स ने आज के डेट में चार्जिंग अडेप्टर्स को पूरी तरह से बॉक्स से निकाल दिया है। दूसरे ब्रांड्स को क्या बोलूं, सबसे पहले ये चीज करने वाला ब्रांड खुद एप्पल ही है। लेकिन सिर्फ चार्जर मिल जाना बॉक्स में ये बड़ी बात नहीं है। इसमें जो USB-C पोर्ट दिया गया है, जो कि सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं बल्कि काफी यूजफुल है। इसके थ्रू आप एक्सटर्नल SSD कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, USB हब लगा सकते हैं और अगर किसी बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखना हो तो HDMI अडेप्टर के थ्रू आप इसे टीवी या किसी मॉनिटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही USB 3.1 Gen 1 सपोर्ट करता है, जिससे कि डेटा स्पीड 5 Gbps के आसपास तक देखने को मिल जाती है। अगर आप लार्ज फाइल्स, वीडियोस या फोटोज ट्रांसफर करते हैं तो ये नॉर्मल USB 2.0 डिवाइसेस के कंपैरिजन में काफी फास्ट एक्सपीरियंस देता है। और इसी प्रीमियम बिल्ड के साथ एप्पल ने जो फ्रंट में डिस्प्ले दी है वही इस आईपैड की सबसे बड़ी हाईलाइट बन जाती है। यहाँ एप्पल ने 8.3 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दी है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये OLED पैनल नहीं है। तो अगर आप iPhone 13 या किसी OLED स्मार्टफोन से कंपेयर करोगे तो ब्लैक लेवल्स और कंट्रास्ट ऑब्वियसली उतने डीप नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली अगर आप OLED स्मार्टफोन यूज करते हो तो पहले 5 से 10 मिनट डिफरेंस जरूर फील होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद डिस्प्ले की शार्पनेस, कलर एक्यूरेसी और साइज की वजह से ये डिफरेंस काफी हद तक इग्नोर हो जाता है। मुझे डेली यूज में कभी ऐसा नहीं लगा कि OLED ना होने की वजह से एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। साथ ही एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और ऑलियोफोबिक कोटिंग भी मिलती है। इसका फायदा ये होता है कि रिफ्लेक्शन थोड़े कम दिखते हैं और फिंगरप्रिंट्स भी काफी कम दिखते हैं। वीविंग एंगल्स की अगर बात करूं तो काफी अच्छे वीविंग एंगल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगा वीविंग एंगल के रिगार्डिंग कंटेंट कंज्यूम करने में। लेकिन मुझे इस आईपैड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका पैनल नहीं बल्कि इसका साइज लगा। 8.3 इंच का डिस्प्ले ऑलमोस्ट एक E5 नोटबुक जितना फील होता है। नॉर्मल 11 इंच आईपैड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। और अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, यूट्यूब यूज करते हैं तो स्टेरियो स्पीकर्स के साथ एक्सपीरियंस और भी एंजॉयबल हो जाता है। मैक्स यहाँ पर यूट्यूब पर आपको 4K HDR 60 FPS तक की वीडियो प्लेबैक देखने को मिल जाती है। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। नॉर्मल आउटडोर यूज के लिए मुझे पर्सनली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगी। हाँ, यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रोमाइज जरूर देखने को मिलता है, वो है इसका 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। इसलिए अगर आप 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज वाला स्मार्टफोन यूज करते हो तो स्क्रॉलिंग और एनिमेशंस उतने स्मूथ फील नहीं होंगे और इसी वजह से ज्यादातर गेम्स यहाँ पर 60 FPS तक ही लिमिटेड रहते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि इसी के लिए लोग आईपैड मिनी 6 को आज भी कंसिडर करते हैं। इसके अंदर एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट दिया गया है जो 5nm प्रोसेस पर बेस्ड है। ये वही प्रोसेसर है जो iPhone 13 सीरीज में और 14 बेस एंड प्लस में देखने को मिलती थी। मतलब चाहे डेली यूज हो, मल्टीटास्किंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या हो गेमिंग, प्रोसेसर की तरफ से आपको कोई भी कंप्लेन का मौका नहीं मिलने वाला। सबसे पहले गीक बेंच की बात करें तो सिंगल कोर लगभग 2144 और मल्टी कोर स्कोर 5401 आया है। आज भी ये स्कोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से आईपैड मिनी 6 नॉर्मल यूजेस में बहुत फास्ट फील होता है। एप्स इंस्टेंटली ओपन होती है और मल्टीटास्किंग भी काफी स्मूथ रहती है। जीपीयू मेटल स्कोर भी 20704 के आसपास आया है। इसी वजह से ग्राफिक्स इंटेंसिव एप्स और गेम्स भी काफी स्मूथ हैंडल हो जाते हैं। अगर एंटूटू की बात करें तो ओवरऑल स्कोर लगभग 13.4 लाख के आसपास रहा, जो आज भी फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है। सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और यूएक्स चारों सेक्शन में स्कोर्स काफी बैलेंस्ड आए हैं। मतलब सिर्फ रॉ पावर ही नहीं, ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस भी फास्ट फील होता है। स्टोरेज स्पीड भी
काफी अच्छी मिली। सिक्वेंशियल राइट लगभग 490 Mbps और सिक्वेंशियल रीड करीब 95 Mbps रिकॉर्ड हुई। रियल लाइफ में एप्स इंस्टॉल करना, फाइल्स कॉपी करना काफी फास्ट फील होता है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ, यानी 3D मार्क वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट। इसमें बेस्ट लूप स्कोर 9232 और लोएस्ट लूप स्कोर 7619 रहा, जबकि स्टेबिलिटी 82.5% रिकॉर्ड हुई। यानी कंटिन्यूअसली हेवी जीपीयू लोड देने पर परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाती है। रियल लाइफ गेमिंग में मुझे यहाँ पर कोई भी मेजर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली यहाँ पर इस आईपैड से मुझे कोई भी एज सच कंप्लेन नहीं मिली है, थैंक्स टू द A15 Bionic। आज भी ये इतना पावरफुल है कि डेली टास्क से लेकर हेवी एडिटिंग और गेमिंग तक सब कुछ बिना किसी स्ट्रगल के हैंडल कर लेता है। और अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की, जहां ये iPad mini 6 स्मार्टफोन से काफी आगे निकल जाता है। एप्पल ने यहाँ पर आपको 3 अलग अलग मोड्स दिए हैं मल्टीटास्किंग के लिए। पहला है इसका फुल स्क्रीन मोड, जहां पर एप्स पूरी फुल स्क्रीन पर चलती है। दूसरा है विंडोड एप्स, जहां पर मल्टीपल एप्स को रिसाइज करके एक साथ यूज कर सकते हैं। और तीसरा है ये स्टेज मैनेजर, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आया। यहाँ मल्टीपल एप्स और उनके ग्रुप्स को मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। एप्पल ने यहाँ iPadOS 26 के साथ मल्टीटास्किंग को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। मैंने पर्सनली स्टेज मैनेजर में यहाँ पर 5 एप्स एक साथ ओपन किए हुए आप आसानी से देख पा रहे होंगे। और iPad mini ने यहाँ पर इन पांचों ही एप्स को बिना किसी लैग या स्टटर के आसानी से काफी स्मूथली इसको हैंडल किया है। इवन आप मल्टीटास्किंग करने के लिए अलग अलग इन एप्स के ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 5 ऐप आपको दिखाए जो अभी ये ग्रुप में है, और दूसरा ग्रुप मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 3 ऐप वाला। यहाँ मैंने इन 3 एप्स को ओपन कर रखा है और इन तीनों को रिसाइज करने के लिए यहाँ से मैं जितना चाहूँ उतना इसको रिसाइज कर पा रहा हूँ आसानी से। रियल लाइफ यूजर में मैंने यहाँ पर 15 टैब्स खोले हुए हैं क्रोम के अंदर, और इसे मैं स्टेज मैनेजर के अंदर आसानी से यूज कर रहा हूँ। और मुझे इस पर कोई भी एज सच लैग या फ्रीज, कहीं भी स्टटर मुझे देखने को नहीं मिला। इस डिवाइस के मल्टीटास्किंग के रिगार्डिंग मुझे कोई भी एज सच दिक्कत नहीं आई। मैं इसको दी बेस्ट समझता हूँ आज के डेट में भी। वीडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पर VN ऐप भी काफी स्मूथली यहाँ पर वर्क करता है। अगर आप बेसिक से लेकर मॉडरेटली हेवी यूजेस में आप एडिटिंग करते हो तो यहाँ पर एज सच कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिलने वाला। लूमा फ्यूजन भी ये काफी स्मूथली हैंडल कर लेता है। बस मेरी यहाँ पर एक सजेशन रहेगी कि अगर आप सीरियसली वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, 64GB वेरिएंट के जगह 128GB या उससे ऊपर के स्टोरेज वेरिएंट्स लेना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि एडिटिंग प्रोजेक्ट्स और मीडिया फाइल्स का साइज काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। हालांकि हेवी वर्कलोड के दौरान भी मुझे यहाँ पर कोई भी हीटिंग का एज सच इशू नहीं मिला। चाहे मल्टीटास्किंग हो, हेवी एडिटिंग हो या मल्टीपल एप्स बैकग्राउंड में चल रहे हो, परफॉर्मेंस थ्रू आउट काफी स्टेबल रही। परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के बाद अब बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, क्योंकि A15 Bionic आज भी गेमिंग के मामले में काफी कैपेबल चिपसेट है। और गेमिंग के मामले में मैंने यहाँ पर मोस्टली BGMI यहाँ पर रन कराकर देखा है। और अगर ग्राफिक सेटिंग्स की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप सुपर स्मूथ रखो, बैलेंस्ड रखो, इवन HDR तक का मौका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन सिर्फ फ्रेम रेट्स एक्सट्रीम तक ही, एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर सिर्फ आपको 60 FPS तक की प्लेबैक यहाँ गेमिंग में देखने को मिलती है। मैं इसे स्मूथ पे एक्सट्रीम करके यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करता हूँ। ओवरऑल गेम प्ले यहाँ पर काफी स्मूथ रहा। एज सच कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या फिर जिटर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और टच रेस्पॉन्स भी यहाँ पर काफी स्मूथ फील हुआ एंटायर द गेमिंग सेशन के दौरान। लंबे गेमिंग सेशन के बाद भी हीटिंग नॉर्मल रही। ऐसा नहीं लगा कि डिवाइस परफॉर्मेंस थ्रोटल कर रहा हो। बस एक चीज जो फील होती है वो है इसका 60Hz डिस्प्ले। परफॉर्मेंस पावरफुल है, लेकिन 60Hz की वजह से गेम प्ले उतना बटरी स्मूथ फील नहीं होती जितना कि 90Hz या 120Hz डिस्प्ले वाले डिवाइसेस में फील होती है। बस ये एक डिफरेंस है जो आपको जरूर से यहाँ पर महसूस होने वाला है। लॉन्ग सेशंस यहाँ पर खेलने के बाद इस बैक साइड पर यहाँ कैमरे के आसपास हल्का सा वार्म फील होता है और यहाँ हल्का सा नीचे के साइड पर, बट एकदम से ये एक्सट्रीम हीट लेवल पर नहीं जाता। काफी अच्छा इसका हीट डेसिपेशन है। मैंने लगभग यहाँ पर आधे घंटे तक का गेम प्ले किया और इस आधे घंटे गेम प्ले में यहाँ पर 12% तक की बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिली है। और मेरे हिसाब से गेमिंग वर्कलोड के लिए ये काफी रीजनेबल परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग की। iPad mini 6 में यहाँ पर 5078 mAh की बैटरी दी गई है, जो नंबर्स में शायद बड़ी ना लगे, लेकिन iPadOS की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से रियल लाइफ बैकअप काफी अच्छा मिलता है। मेरे नॉर्मल यूजर्स में, जिसमें PDF रीडिंग, YouTube ब्राउजिंग, रीडिंग, नोट्स, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी शामिल थी, बैटरी कंफर्टेबली पूरा दिन निकाल लेती है। अगर आप हेवी यूजर नहीं हो तो आराम से एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन आपका ये निकाल देगा। चार्जिंग के लिए बॉक्स में आपको 20 वॉट का ही चार्जर देखने को यहाँ मिलता है, जिसकी चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली फ्लैगशिप स्मार्टफोन जितनी तो नहीं है, लेकिन ओवरनाइट या फिर ऑफिस वर्क चार्जिंग के लिए सफिशिएंट है। अब स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर एग्जैक्टली फिक्स नहीं बताया जा सकता, लेकिन मिक्स्ड यूजर्स में 6 से 7 घंटे तक का SOT आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि सिर्फ मीडिया कंजप्शन या रीडिंग करते हैं तो SOT और भी ज्यादा मिल सकता है। ओवरऑल बैटरी और चार्जिंग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ बैलेंस मिला। अब फाइनली बात करते हैं कैमरा
क्वालिटी की और देखते हैं कि 2026 में इसका कैमरा कितना रेलिवेंट है। स्पेक्स की बात करें तो रियर में 12 MP का ऑटो फोकस कैमरा, जबकि फ्रंट में 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है जो सेंटर स्टेज सपोर्ट के साथ आता है। बात करूं सैंपल शॉट्स की तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स हैं जो iPad mini 6 के रियर कैमरे से स्कैन डॉक्यूमेंट मोड में ली गई है। आपको यहाँ कोई थर्ड पार्टी ऐप की नीड नहीं है डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए, और डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली। अब आप सोच रहे होंगे कैमरा टेस्ट में मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन सैंपल्स आखिर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो आप iPad mini लेकर कोई शादी या सिनेमैटिक शूट तो करने जाओगे नहीं। इस तरह के टैबलेट का कैमरा मोस्टली डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, नोट्स कैप्चर करने, असाइनमेंट्स, पीडीएफ्स और ऑफिस वर्क के लिए ही यूज होता है। इसलिए पहले मैंने इसी प्रैक्टिकल यूज को टेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आउटडोर कैमरा सैंपल्स हमने यहाँ पर स्किप कर दिए हैं। मैंने आउटडोर वीडियोस और फोटोज भी शूट किए हैं जिससे कि आप ओवरऑल इमेज क्वालिटी का अंदाजा भी लगा पाओगे। रियर कैमरे का शॉट है ये 1x और ये हो गया आपका 2x। इसके आगे 4x पर ऑयल पेस्टल ड्राइंग लगने लगती है और मैक्स 5x पर डिटेल नाम की कोई चीज बची ही नहीं है यहाँ पर। इवन हमने जूम शॉट्स वीडियोस में भी ट्राई किए और 2x तक झेलने लायक है। उसके आगे के फुटेजेस एकदम से अनयूजेबल है। हाँ, जूम इन और जूम आउट वीडियोस में काफी स्मूथ है, कोई झटका देखने नहीं मिलेगा और मैक्स आप रियर कैमरे से 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर पाओगे, जिसकी क्वालिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ कमाल की है, एकदम एप्पल लेवल का। कलर्स अच्छे से मेंटेन रखता है बट डायनेमिक रेंज में थोड़ा स्ट्रगल दिखता है। बाकी ह्यूमन शॉट्स की अगर बात करूं तो 1x तक ही मुझे ठीक लगा, 2x पर डिटेल्स की कमी लगने लगती है। कुछ लीव्स और फ्लावर्स की पिक भी निकाली हमने यहाँ, और सेम चीज यहाँ पर भी कलर्स ठीक ठाक है बट स्काई पूरी तरह ब्लोन आउट हो रहा है। अब आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन तो यहाँ देखने को मिलता नहीं है, इसलिए सीधे बढ़ते हैं इसके सेल्फीज के तरफ। अब ये एक साइड पर नॉर्मल सेल्फी और दूसरे साइड पर वाइड एंगल सेंटर स्टेज सेल्फी ली गई है, जो कि कुछ ज्यादा ही फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है। इसका असल यूज लैंडस्केप मोड में देखने को मिलता है, जहां एक साथ इवन 7 से 8 लोग भी सेल्फी में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ आपको एक स्क्वायर मोड भी देखने को मिलता है जिसके सैंपल्स अभी आपके स्क्रीन पर हैं। और अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो वो आ रही है इसी iPad के माइक्रोफोन से। यहाँ पर आपको फ्रंट में मैक्स 1080p 60 FPS तक की मैक्स रिकॉर्डिंग शूट करने को मिल जाएगा। अब यहाँ मैं नॉर्मल कंडीशन में खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लाइट्स को मैनेज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। वैसे तो ये कोई कैमरा सेंट्रिक iPad या फिर इस तरह का डिवाइस नहीं है जिससे कि आप फ्रंट वीडियोस को शूट कर फिर भी आप आसानी से इससे कर पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर ये iPad mini 6 किसको लेना चाहिए और किसको नहीं। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट है और ये आपका प्राइमरी डिवाइस नहीं बल्कि सेकेंडरी डिवाइस रहेगा, मतलब नोट्स बनाना, PDF पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, वेब ब्राउजिंग, मीडिया कंजम्पशन या हल्के फुल्के गेमिंग करते हैं, तो ये 64GB वेरिएंट भी आपके लिए काफी हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ऑफिस प्रोफेशनल है या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जहां डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, नोट टेकिंग, प्रेजेंटेशन और पोर्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये iPad mini 6 आज भी एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट इसको डेली कैरी करना काफी इजी बना देता है। लेकिन अगर आप इसी iPad को अपना प्राइमरी डिवाइस बनाना चाहते हो, बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करना है, सोशल मीडिया एप्स यूज करना है और वीडियोस स्टोर करना है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ऑनेस्टली 64GB वेरिएंट काफी जल्दी भर जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि 128GB या उसके ऊपर का वेरिएंट ले लेते हैं, तो उस प्राइस पॉइंट पर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड टैबलेट्स आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे जो कि इससे बेटर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए उस बजट में थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ कर लेना। और अगर 25,000 के बजट में कैमरा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपकी प्रायोरिटी है, तो यहाँ क्लिक करके आप मेरी Samsung Galaxy M56 5G वाली रिव्यू देख सकते हैं। और अगर इसी प्राइसिंग पर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग और परफॉर्मेंस है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।